So in the previous lecture we discussed the idea of MOPs. पहले तो हमने ये डिस्कस किया कि अमाइंस क्या होते हैं, दूसरा ये देखा कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन क्या होते हैं, तीसरा देखा उनके MOPs. ठीक है, तो MOPs में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने जैसी थी कि हमने मेजॉरिटी सारे ही केसेस में लगभग प्राइमरी अमाइन ही बनाया घूम फिर के 1 डिग्री अमाइन. सिर्फ एक जो हॉफमैन्स अमोनोलिसिस था, अमोनोलाइसिस, ठीक है, उसमें हमने मिक्सचर बनाया. अच्छा, बाय द वे और एक पॉइंट नोट करने जैसा ये था कि हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस जो हमने ये किया ना, ये वाला अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, इसको एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं. एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन ये भी ऐड करके रखना. एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन क्यों एग्जॉस्टिव? बिकॉज ऑब्वियसली एग्जॉस्ट यानी कि खत्म होने तक एल्काइल ग्रुप जोड़ते गए, इतना एल्काइलेशन किया कि एग्जॉस्ट हो गया. ठीक है, जिस तरह से कंटिन्यूस इथेरिफिकेशन था वैसे ही एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन भी इसको कहते हैं. अच्छा, उसमें लास्ट हमने गैब्रियल थैलिमाइड देखा, तो उसको काफ़ी इन डेप्थ अपन ने किया, जहाँ पर हमने देखा प्राइमरी अमाइन हमारा ये होता है, मेन प्रोडक्ट होता है, और सोडियम सॉल्ट जो है थैलिक एसिड का वो हमारा बाय प्रोडक्ट होता है. उसके बाद हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन देखा, जहाँ पर कार्बन नंबर रिड्यूसेस बाय 1. ठीक है. Now, so far, as I have mentioned in the previous lecture also, so far the compounds that we had studied were all hydrocarbon derivatives, but amines are ammonia derivatives. So obviously ammonia has a pungent odor, we all know this. So amines also have a typical odor. Lower aliphatic amines are gases with fishy odor. Factual MCQ है, याद रखना है. ठीक है. Primary amines with 3 or more carbon atoms are liquid and higher ones are solid. तो ये तो रेपिटेशन हो गया कि जो इनिशियल है वो गैसेस होते हैं, फिर उससे थोड़े ज़्यादा वाले लिक्विड, उससे थोड़ा ज़्यादा वाले सॉलिड, ये सभी लोगों को पता है. अगेन एक टिपिकल एग्जांपल जो ये है कि एनिलीन और दूसरे अराइल अमाइन जो हैं ये कलरलेस होते हैं, बट गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू ऑक्सीडेशन बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. तो इनको डार्क कलर्ड बॉटल्स वगैरह में इनको स्टोर किया जाता है टू प्रिवेंट देयर ऑक्सीडेशन. ठीक है. अमाइंस पोलर हैं ऑब्वियसली बिकॉज नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये पोलर हैं इसीलिए ये सॉल्युबल भी हैं वाटर में. वाई? बिकॉज पोलर है तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स से सॉल्युबिलिटी का डायरेक्ट लेना देना. ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ लेक्चर में, दोबारा बोल देता हूँ. हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा. ये सीधी बात है, एक चीज़. दूसरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा. तो जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखती है उसमें सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होती है और बॉइलिंग पॉइंट भी उसका ज़्यादा होता है. और एक चीज़, सॉल्युबिलिटी हमेशा मोलार मास के साथ कम होती रहती है. जितना ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल उतना कम सॉल्युबल. ये भी लॉजिकल बात है, सभी लोगों को मालूम है. सो हायर वाले जो हैं वो इनसॉल्युबल हो जाएंगे. ठीक है. नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3, ऑक्सीजन की होती है 3.5. अगेन दिस इज कॉमन नॉलेज, दिस इज जनरल, एवरीबडी नोस दिस. सो देयरफॉर अगर हम देखें कि आप पैटर्न ऑफ सॉल्युबिलिटी यानी कंपैरिजन ऑफ सॉल्युबिलिटी करना चाहो, तो यहां पर हम लिखेंगे कंपैरिजन ऑफ सॉल्युबिलिटी बिटवीन what? Between alcohols and amines. तो अगर हम इसकी बात करें तो ज़्यादा पोलैरिटी किस में है? लॉजिकल बात यह है कि O और H और N और H, इसके हम लोग देखें तो पोलैरिटी ज़्यादा किसकी है? अल्कोहल. हाँ जी. So out of butane 1 all and butane 1 amine, which will be more soluble? Amines are soluble in organic solvents, but alcohols are more polar. So therefore, logically speaking and practically speaking, alcohols are more soluble in what? Water. सही है ना? जो बच्चे वैसे तो दारू नहीं पीनी चाहिए, बट जो बच्चे पीते हैं उनको तो पता होगा भाई, है
है ना, ऐसे बच्चे नहीं होंगे आई नो बट जो लोग कंज्यूम करते हैं उनको पता है हाँ अच्छा सॉल्युबिलिटी है ना विस्की का पानी में, तो मोर सॉल्युबल इन वाटर। यहाँ पे कंपैरेटिवली अगेन इट्स ऑलवेज अ कंपैरेटिव स्केल है ना, इट इज ऑलवेज कंपैरेटिव। हाँ, अमाइंस पानी में कम सॉल्युबल है परंतु ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में थोड़े ज़्यादा सॉल्युबल है, लॉजिकल बात है अगेन, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोलो। Yes, it's always comparative. Yes, that is true. Primary and secondary amines have intermolecular hydrogen bonding. Obviously, intermolecular association is more in primary than in secondary than tertiary. तो again हम यहाँ पर अगर ऐसा लिखें कि order of intermolecular association, तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? प्राइमरी में, उससे कम थोड़ा कम सेकेंडरी, उससे थोड़ा कम टर्शियरी। तो प्राइमरी अमाइन में सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेकेंडरी अमाइन में होगा, फिर टर्शियरी में एकदम कम होगा क्योंकि टर्शियरी अमाइन में हाइड्रोजन है ही नहीं, नाइट्रोजन के तीनों हाइड्रोजन गायब है, तो N और H के बीच में पोलैरिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कॉमन सेंस है, जितने कम हाइड्रोजन उतने कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सीधी बात है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन। एंड दिस स्टेटमेंट दैट आई हैव मार्क्ड इन येलो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर यू टू रिमेंबर। व्हाई? विल कम अक्रॉस दैट, अभी आएंगे हम लोग उस पर, क्योंकि जितने भी हम रिएक्शंस अभी पढ़ने वाले हैं उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अच्छा यहाँ पर तो वो बॉइलिंग पॉइंट की बात करा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया ना, अगर आप देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो इसीलिए अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, अब ये तो बहुत ही लॉजिकल है, रटने की ज़रूरत ही नहीं है, ओके। पर अगर हमें रिएक्टिविटी की बात, बॉइलिंग पॉइंट और ये सब तो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी ना, मैं केमिकल रिएक्टिविटी की भी अगर बात करूं तो जिसके पास हाइड्रोजन है देने के लिए वो ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, उसके हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है तो वो फटाफट रिएक्ट करेगा, और सेकेंडरी वाले के पास एक ही हाइड्रोजन है, टर्शियरी वाले के पास तो है ही नहीं। तो इन मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शंस ऑफ अमाइन, ये एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट है, आप याद रखना, ब्लैंकेट स्टेटमेंट मतलब ओवरऑल एप्लीकेबल है, याद रखना कि मेजॉरिटी केसेस में आपको प्राइमरी अमाइन ज़्यादा रिएक्टिव, सेकेंडरी उससे थोड़ा कम रिएक्टिव, और टर्शियरी नो रिएक्शन, ऐसा मिलेगा मेजॉरिटी केस, नो रिएक्शन। तो इसीलिए अमाइंस के रिएक्शंस इजी हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ अमाइंस आर डायरेक्टली नथिंग बट डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट्स, मतलब तीनों का बिहेवियर अलग अलग होगा उसमें, ठीक है। जिस बिहेवियर, हाँ, जैसे हम लोग अल्कोहल्स में लुकास रिएजेंट किए ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए, वैसे यहाँ पर नाइट्रस एसिड होगा या हिंसबर्ग रिएजेंट होगा, ऐसे बहुत सारे अभी हम करने वाले हैं आज, जिसमें सबके सब डिस्टिंग्विशिंग के लिए काम आएंगे, कार्बिलमाइन टेस्ट, ऐसे बहुत सारे करेंगे अपन। अच्छा, एक चीज़ तो वो हो गई। दूसरी कि अगर बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो ये हमने पहले से एस्टेब्लिश कर लिया कि भाई हाँ, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ऑल अमाइंस आर लुईस बेसिस। सॉरी, HX विच इज हाइड्रोहेलिक एसिड है ना, हाइड्रोआयोडिक, हाइड्रोक्लोरिक, कुछ भी हो सकता है। ऑब्वियसली भाई अमाइंस बीइंग बेसिक नेचर रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स। व्हाट टाइप ऑफ सॉल्ट्स? क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स, ऑब्वियसली पता है अपने को ही। अमाइन सॉल्ट्स ऑन ट्रीटमेंट विद द बेस रीजेनरेट द पेरेंट अमाइन। तो आपने लिया सॉल्ट, कौन सा? अमाइन से बनाया हुआ सॉल्ट, उसको बेस के साथ रिएक्ट किया तो वो अमाइन को रीजेनरेट करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है अगेन फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। अमाइन सॉल्ट्स ऑन ट्रीटमेंट विद बेस रीजेनरेट द ओरिजिनल पेरेंट अमाइन। दे आर लूज बेस, मैं बोल चुका हूं, बिकॉज लोन पेयर है। अगर आपको याद करने में दिक्कत होती है तो लोन पेयर, लुईस बेस, लोन पेयर पे डिपेंड करता है लुईस कैरेक्टर, एंड बेस इज डोनर, उल्टा ईशानावस्थी की तरह BD, और एक्सेप्टर इज एसिड। इजी, अगर एक्सेप्ट करता है तो एसिड है और डोनेट करता है तो ये D को उल्टा करो, बेस हो गया। इजी टू रिमेंबर,
ठीक है, ओके। यहाँ पर पीकेबी वैल्यूज अगेन वी विल डिस्कस दिस इन आयोनिक इक्विलिब्रियम, बट एक बेसिक आइडिया देता हूँ, जितनी लो पीकेबी वैल्यू उतना अच्छा बेस, उतना स्ट्रॉन्ग। लोअर पीकेबी वैल्यू मींस स्ट्रॉन्गर बेस, सिंपल। अच्छा, एग्जाम्पल उन्होंने पीकेबी दिया हुआ है, अगेन आपको कोई इसमें से ज्यादा वैल्यूज रटने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट और लास्ट याद रखो, मीथानामाइन और एन डाइमिथाइल एनिलीन। बट यहां पर पब्लिक मिस्टेक कहां करती है, ध्यान देना जरा। हम लोग बोलते हैं कि पहला वाला मीथानामाइन, बट एक्चुअली लोएस्ट नहीं है वो, लोएस्ट है ये देखो, दिख रहा है कौन से, हाँ ये वाला लोएस्ट, ये दोनों है ना, 3 और 3.25। तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ लोएस्ट और हाईएस्ट को मार्क कर लेंगे बस, है ना, ज़्यादा नहीं करनी, लोएस्ट और हाईएस्ट। तो हमारा 9.38 जो है हाईएस्ट, ये रहा, कहाँ गया, है ना। अभी हम लोग ये पढ़ेंगे ना कि उनके पीछे रीजंस क्या है। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, सबसे लोएस्ट वैल्यू मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ना, तो एन इथाइल इथेनामाइन सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, और बेंजीनामाइन मतलब देखो, एनसीईआरटी वालों की मस्ती देखो, बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। बेंजीनामाइन एनिलीन नहीं हुआ, बेंजीनामाइन तो हुआ एनिलीन, बरोबर है, दैट इज वीक बेस। यू फाइंड डिस्क्रिपेंसीज, जैसा अभी मैंने देखा ना कि टेबल में लॉजिकली ऐसा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं जा रहा है, बीच में आ रहे हैं, सबसे लोएस्ट सबसे हाईएस्ट। व्हाई आर देयर डिस्क्रिपेंसीज, ठीक है। तो आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल फंडा टू रिमेंबर, ध्यान देना, वेरी सिंपल फंडा टू। आप इथाइल ग्रुप की बात करो और मिथाइल ग्रुप की बात करो, कौन सा, इथाइल और मिथाइल, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। इथाइल और मिथाइल, ठीक है, ये दो ग्रुप्स जब हम लोग एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान से देखना। सॉरी एसिडिक नहीं, क्या बोला, बेसिक, जब बेसिक कैरेक्टर को हम लोग कंपेयर करें, ठीक है। जब मैं इथाइल ग्रुप की बात करता हूं, मतलब इथाइल ग्रुप लगे हुए अमाइंस, तो उसमें सेकेंडरी, ऐसा, ये समझे, सेकेंडरी इथाइल मतलब डाई इथाइल है, तो सेकेंडरी है और इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ऐसा ध्यान देना, फिर से लिख रहा हूं, हाँ सेकेंडरी अमाइन, इथाइल वाला सेकेंडरी अमाइन, तो इथाइल वाला सेकेंडरी अमाइन तो ये हुआ। सेम विद मिथाइल ऑल्सो, ना नॉर्मली इसके पहले हमने देखा कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा, जो भी हमने देखे, कार्बोकैटायन देखे, कार्बेनायन देखे, बहुत सारे हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज इसके पहले पढ़ लिए। तो वहां पे लॉजिकल सीक्वेंस होता था 1 2 3 या 3 2 1, सिंपल था। जैसे SN1 रिएक्शन देखा तो आप बोलोगे सर 3 2 1, SN2 देखा तो आप बोलोगे सर 1 2 3, इजी था, लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करा था। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एनसीईआरटी में, डिस्क्रिपेंसीज। यहां लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता, 2 पहले आता है, सेकेंडरी पहले आता है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं अमाइंस में। फैक्टर्स क्या क्या देखते हैं, फैक्टर है प्लस आई माइनस आई इफेक्ट और सब्सटीट्यूएंट्स का, फिर इंडक्टिव इफेक्ट है नाइट्रोजन, बिकॉज उसके पास वो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, फिर वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, वो लोन पेयर भी दे रहा है, मतलब वो एक तरफ लोन पेयर है, वो चाहता मैं डोनेट करूं, दूसरी तरफ वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो चाहता मैं खींचूं, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है भाई। और इसीलिए एक फिक्स्ड पैटर्न आपको नहीं मिलता जल्दी,
बात समझ में आ रही है? तो फंडा क्या है कि अगर हम बेसिसिटी का देखें रिलेशनशिप उसके स्ट्रक्चर से है. कैसे? बेसिक कैरेक्टर ऑफ एन अमाइन डिपेंड्स अपॉन द ease of formation of cation by accepting a proton from the acid. Very important line. Basic character of an amine depends upon कि कितनी आसानी से वो किसी एसिड से प्रोटॉन ले सकता है. जब वो एसिड के साथ फटाक से रिएक्ट करे तो वो ज्यादा बेसिक. लॉजिकल बात, लॉजिकल बात. हाँ भाई, जो एसिड के साथ आसानी से रिएक्ट करेगा वो ज्यादा बेसिक होगा सर. ठीक है, तो लेट अस कंसिडर द एक्शन हियर. देर इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप. ये मैं 1000 बार बोल चुका हूं. AD बहुत बार बोल चुका हूं. AD एल्काइल ग्रुप, डोनर ग्रुप, मेरा नाम बहुत बार बोल चुका हूं. ठीक है, तो वो तो भूल ही नहीं सकते. तो R ग्रुप जो है वो पुशेस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द नाइट्रोजन क्योंकि वो चाहता है मैं दे दूं. ठीक है, आर ग्रुप जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन की तरफ पुश करेगा एंड मेक्स द इलेक्ट्रॉन्स मोर अवेलेबल फॉर शेयरिंग. मतलब नाइट्रोजन है, आर ग्रुप बोलता है तू और इलेक्ट्रॉन ले, और इलेक्ट्रॉन ले. जब प्रोटॉन उसके पास आ रहा है तो प्रोटॉन कैसा है? ये H+ कैसा है? भूखा नंगा, गरीब, इलेक्ट्रोफाइल है, भूखा नंगा है, गरीब है. ये बोलता है भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए. और बाकी जो भाईचारा है इनका, आर ग्रुप वालों का, बोलते हैं हाँ लेना इलेक्ट्रॉन ले, तू और दान कर आगे, कोई दिक्कत नहीं. तो वो आसानी से दान करेगा, हाँ कि ना? एग्जैक्टली. तो आर ग्रुप उसको बोलता है भाई मेरे से इलेक्ट्रॉन ले, आगे बांटना तू प्रोटॉन को, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे रहा हूं तुझे. तो यहां पर वो ज्यादा बेसिक की तरह बिहेव करेगा. पर बहुत ज्यादा आर ग्रुप आ गए तो भी तकलीफ है. टर्शरी हो गए तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा. यहां पर गड़बड़ हो जाती है. हाँ, तो प्राइमरी है तो कम डोनर मिल रहे, टर्शरी हो गए बहुत ज्यादा भीड़ आ गई, भाई इतना ज्यादा मत दो, इलेक्ट्रॉन संभल नहीं रहे मेरे से. तो प्राइमरी में भी गड़बड़ है, सेकेंड टर्शरी में भी गड़बड़ है. तो सेकेंडरी वाला बोलता है भाई मैं जीत गया, मेरे पास बैलेंस है. तो यहां पे आप नोट करेंगे तो हमने क्या लिखा कि इथाइल हो या मिथाइल हो, सेकेंडरी ही हाईएस्ट रहेगा बेसिसिटी में. समझ में आया? लॉजिकल है, करेक्ट. चलो आगे का देखते हैं. सो यहां पर इलेक्ट्रॉन को पुश किया आर ग्रुप ने वगैरह वगैरह. ठीक है, उसके बाद जो सब्सटीट्यूटेड अमोनियम था, अमोनियम कैसे बना था? जितने ज्यादा आर ग्रुप लगेंगे वो अमाइन से अमोनियम बनता जाएगा. ये हमने देख लिया. तो ये अमोनियम स्टेबलाइज कैसे होता है? प्लस आई इफेक्ट से एल्काइल ग्रुप के. अच्छा, वो भी हो गया. इसी रीजन से एल्काइल अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया. अभी हमने किया, हाँ एल्काइल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन लाएंगे, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे, तो वो अमोनिया से ज्यादा अच्छे बेसिस हैं सारे एल्काइल अमाइंस. ओके, मान लिया सर. आगे बताओ. तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इज, ऐसा एक्सपेक्टेड था कि टर्शरी, देखो ध्यान देना एक्सपेक्टेड वर्ड पे. अभी मैंने कहा लॉजिकल बात है, जैसे आप बोलोगे कि जितने ज्यादा डोनर है, तो ये ऐसा हो गया, कोरोना आया, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में टाटा ने बोला भाई मैं 100 करोड़ दे रहा हूं, मैं 500 करोड़ दे रहा हूं, है ना. अंबानी ने बोला मैं भी पैसा दे रहा हूं. तो ये आर ग्रुप आया, बोला मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा. ये दूसरा आर ग्रुप आया, मैं भी इलेक्ट्रॉन दूंगा. तीसरा आया, मैं भी इलेक्ट्रॉन दूंगा. अब ये पगला गया कि इतना पैसा आया, क्या करूं, संभल नहीं रहा पैसा, ऐसी हालत हो गई. तो यहां पर आर ग्रुप आने से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जितने ज्यादा डोनर आएंगे उतना अच्छा होगा, उतनी बेसिसिटी होगी. तो ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर हुआ, बोलो हाँ कि ना. पर जैसा मैंने कहा कि बहुत ज्यादा आने की वजह से ग्रेटर द साइज लेसर विल बी द सॉल्वेशन. वो डिसॉल्व ही नहीं हो पाएगा, वो प्रोटॉन से इंटरैक्ट ही नहीं कर पाएगा. तो इसीलिए एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड में थोड़ा सा फर्क है. कैसे प्रूव हुआ? अब टेक्स्ट बुक वाले बोलते हैं कि हमने तो पीकेबी वैल्यूज निकाल के प्रूव करके दिखाया.
तो ठीक है भाई, मान लेते हैं। अच्छा, एलिफैटिक अमाइंस में हम लोग सोचते हैं कि भाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हो सकता है क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट है। अगर CH3 ग्रुप है, मैंने आपको यहां पे देखोगे तो CH3 और C2H5 दो अलग अलग ग्रुप के हिसाब से समझा रहा हूं मैं। तो मैं अब यहाँ पे एनसीईआरटी में भी उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि आप दो ग्रुप्स की बात करो। एक CH3 है, तो CH3 में मैंने वर्ड क्या यूज किया था अभी 2 मिनट पहले, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है क्योंकि ग्रुप छोटा है। बोलो हाँ कि ना। अच्छा, अगर एल्काइल ग्रुप इज बिगर देन CH3 जैसे कि C2H5, तब स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, है ना। सो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। Change of nature of alkyl group, example from CH3 to C2H5 results in change in order of basic strength. तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी का एक ये मिलता है अपने को, MCQ बेस्ड पॉइंट जो यहां पर लिखा हुआ है। आप नोट करेंगे तो दोनों जगह पे इथाइल हो या मिथाइल हो, सेकेंडरी वाला ही टॉप पे है, तो वो मैंने यहां लिख दिया ऑलरेडी। अब आसान हो गया, इथाइल में सेकेंडरी के बाद आता है टर्शरी, उसके बाद आता है, हाँ करेक्ट, और उसके बाद आता है प्राइमरी। और अमोनिया तो एकदम खत्म है। अमोनिया, एल्काइल अमाइंस अमोनिया से तो ज्यादा ही बेसिक है, ये तो पक्की बात है। ये ऑलरेडी स्टेटमेंट हम लोग मार्क भी कर चुके। मीथाइल में थोड़ा सा उल्टा है कि प्राइमरी ज्यादा है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है। फिर टर्शरी है और फिर अमोनिया है। यानी कि सिंप्लीफाइड वर्जन इफ आई गिव यू, इधर इट इज 2 3 1 एंड इधर इट इज 2 1 3। समझ में आया? बस इतना आसान है, ठीक है। इसमें इसमें था 2 3 1, इसमें है 2 1 3। बस आसान तरीका है। इथाइल बड़ा है तो उसको बड़ा नंबर मिला, मिथाइल छोटा है तो उसको छोटा नंबर मिला। कभी गलती नहीं होगी, याद करके जाना। अच्छा, अब आते हैं एराइल। अभी तो ये एलिफैटिक हो गए, अब एरोमेटिक की बात करते हैं। तो एनिलीन की पीकेवी वैल्यू ज्यादा है। ज्यादा है मतलब वो खराब बेस है कि अच्छा बेस है? खराब बेस है ना, ठीक है। वी नो दैट जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। सो दस इससे इन्फ्रेंस क्या निकाला कि एनिलीन जो है वो ज्यादा स्टेबल है देन एनिलीनियम। अच्छा, ये कॉमन सेंस की बात है, मैंने ये कहा था। वैसे फिनॉल और फिनॉक्साइड में कौन ज्यादा स्टेबल? फिनॉक्साइड, क्योंकि वो एसिडिक था। कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलेट में कौन ज्यादा स्टेबल? कार्बोक्सिलेट, उसका आयोनिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल था। जब एसिड की बात हो रही तो आयोनिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल था। बेस है तो उल्टा हो जाएगा ना, आयोनिक फॉर्म लेस स्टेबल हो जाएगा। लॉजिकल है हाँ कि ना? वही तो लिखा है। एनिलीन खुद एनिलीनियम से ज्यादा स्टेबल है, एनिलीनियम कम स्टेबल है। खत्म। तो ये तो अमोनिया से भी ज्यादा खत्म है। मतलब अमोनिया गरीब था इनके एल्काइल अमाइंस के सामने, और एरोमेटिक अमाइंस तो लेस देन दैट ऑफ अमोनिया है। सही है। अच्छा, डोनर ग्रुप्स याद करना, डोनर ग्रुप्स वर डिक्रीजिंग द एसिडिटी। ये बहुत बार बोला है। एसिडिक कैरेक्टर में डोनर ग्रुप डिक्रीज करते हैं और विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते हैं। सो उल्टा होगा यहां पे, बेसिक कैरेक्टर में डोनर ग्रुप बढ़ाएंगे, विड्रॉइंग ग्रुप कम करेंगे। आंसर अब आंसर आ गया। आप कोई भी क्वेश्चन बोर्ड डाल दें, इनमें तो नॉर्मल ही है भाई। तो अब मैं अगर पूरा का पूरा जो इस सारे नॉलेज को एक लाइन में लिखना चाहूं तो मैं इथाइल के लिए कुछ इस तरह का लिखूंगा, C2H5 twice NH greater than C2H5 thrice N greater than C2H5
NH2 greater than ammonia greater than C6H5NH2। बोलो हाँ कि ना? बस खत्म हुई बात। अच्छा, अगर मुझे अब वो क्वेश्चन में ऐसे इनमें इन चारों में से कोई इनमें से कोई चार दे दे कंपेयर करने के लिए, NH3, अच्छा सॉरी अमोनिया, सॉरी माय बैड, अमोनिया नॉट NH2, अमोनिया। ठीक है, तो फंडा ये कि अगर वो मुझे एमसीक्यू में इनमें से कुछ दे देगा कंपेयर करने के लिए, तो मैं आसानी से कंपेयर कर पाऊंगा। अब और अगर वो मुझे ट्रिक क्वेश्चन भी देगा, अगर वो मुझे थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन भी दे देगा, सपोज जैसे कि वो मुझे बोलेगा अच्छा C6H5NH2 नहीं, तुम मुझे बताओ C6H5NH2 विद एल्काइल साइड चेन, तो मुझे पता है कि एनिलीन से ज़्यादा बेसिक है वो, तो एनिलीन के आगे आएगा, बस पहले वो आएगा फिर एनिलीन आएगा। या अगर वो मुझे बोलेगा कि भाई एनिलीन में NO2 नाइट्रो ग्रुप लगा है जो विड्रॉइंग है, तो वो एनिलीन के बाद आएगा। कितना आसान हो गया ना। वही है, फिर इसमें आप घुसे रहोगे, प्लस आए माइनस आए आर वार सब कुछ नहीं, लॉजिक से सॉल्व होता है। अच्छा, और एक करते हैं, मिथाइल की बात करें तो सेकेंडरी तो हाईएस्ट है, फिर प्राइमरी, करेक्ट, फिर टर्शरी, फिर एनिलीन, बस खत्म, इजी। और एनिलीन एक बार आ गया तो डोनर आएगा तो बढ़ जाएगा, विड्रॉइंग आएगा तो कम हो जाएगा, खत्म बात। ठीक है, OR ग्रुप इज एल्कोक्सी, OR ग्रुप इज वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, मल्टीपल बॉन्ड तो है नहीं उसमें, तो डोनर ही होगा। मैंने ट्रिक बताई थी ना, मल्टीपल बॉन्ड अगर नहीं है तो डोनर ही होगा, सीधी बात है। एक ही एक्सेप्शन है ना, हैलोजन, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं है फिर भी वो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो बाज नहीं आता, वो चाहता है कि मैं खींच लो इलेक्ट्रॉन। उसके अलावा सारे आंख बंद करके आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आते हैं हम लोग एक्चुअल रिएक्शंस पे। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे कि सारे रिएक्शंस रिपीटेड है, सारे के सारे। अमाइंस का एल्काइलेशन तो वही हुआ, एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। डिफरेंस ये कि वहां पे एल्काइल हैलाइड से चालू करके अमोनिया से रिएक्शन किया था, यहां पे स्टेप नंबर 2 से करेंगे। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि अमाइन का रिएक्शन है, तो हाँ हुआ तो वही ना यार, रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड। तो इसको मैं हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस बोलूं, एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन बोलूं, या सिर्फ एल्काइलेशन ऑफ अमाइन बोलूं, बात तो एक ही है। जैसे एल्काइलेशन कर सकते हो उसी तरह से एसाइलेशन भी तो कर सकते हो। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि हाँ ऐसा कैसे, लेकिन आई एम श्योर आप नहीं सोच रहे हो कि आपको ये समझ गया लॉजिक। जब फ्रीडल क्राफ्ट में एल्काइलेशन होता है, एसाइलेशन होता है, तो यहाँ पे भी सेम फंडा है ना। Exhaustive alkylation is nothing but Hofmann homolysis. ओ नहीं, करेक्शन कर लो, गलत कर दिया। यहां देखते हैं एसाइलेशन। एसाइलेशन बहुत आसान है यार, लॉजिक है, देखते हैं। RNH2 रिप्लेसेबल है हाइड्रोजन, तो हाँ रिप्लेसेबल, तो रिप्लेसेबल को रिप्लेसेबल की तरह लिखते हैं जरा, RNH CH3, अच्छा उल्टा लिखता हूँ तो आसान हो जाएगा, Cl C डबल बॉन्ड O CH3। मैकेनिज्म क्या हो रहा है, यहां से H प्लस जा रहा है, H प्लस जा रहा है, यहां पे CH3 COO प्लस आ रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक।
सही है। तो क्या बना, RNH C डबल बॉन्ड O CH3। पर इसका दोबारा रिएक्शन हो सकता है? अब बोलोगे हाँ सर, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन थे। तो चेक करो, एनसीईआरटी में यही तो दिया हुआ है। नहीं देखो, R की जगह उन्होंने C2H5 दिया है, NH। वो मैकेनिज्म उन्होंने समझाया, मैकेनिज्म बहुत आसान है यार। नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे जाएगा कार्बन पे, तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन। तो अगेन इसको पोएट्री की तरह अपन याद कर सकते हैं, लोन पेयर बनेगा बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बनेगा लोन पेयर। ये लोन पेयर इधर जाएगा तो ये बॉन्ड बनाएगा। मैकेनिज्म के क्वेश्चंस जेई में मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस काफी आते हैं, ठीक है। और अगेन मैकेनिज्म इज प्रॉब्ली द मोस्ट लॉजिकल थिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पब्लिक मैकेनिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा डर है लोगों में कि अरे सर मैकेनिज्म याद करके जाना पड़ेगा क्या? नहीं, मैकेनिज्म तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म तुमको समझ में आ जाएगा ना, तो याद तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर याद क्या करना है कि प्राइमरी अमाइन को कितने एसाइल ग्रुप लगने वाले ये बताओ, 2। सेकेंडरी अमाइन को 1, टर्शरी को रिएक्शन ही नहीं होगा। सीधी बात है ना। तो आप देखेंगे तो कंसिडर दिस रिएक्शन, उन्होंने बहुत इजी कर दिया एक्चुअली। कंसिडर दिस रिएक्शन एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय असाइल ग्रुप। बात ही खत्म यार। बट इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाँ इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस विच इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन एमाइन लाइक पाइरिडीन which removes the HCl and shifts the equilibrium to the right। क्यों? क्योंकि अगर आप ये HCl को निकालोगे नहीं ना, ये वाला जो बन रहा है ना HCl, ये देखो ये वाला, अगर आप इसको निकालोगे नहीं तो यही HCl भी is capable of reacting with the amine again। सो इसीलिए उस HCl को निकालना है, थोड़ा कॉमन सेंस है, HCl एसिड है, उसको निकालने के लिए ऐसा बेस चाहिए जो सिलेक्टिवली ये HCl उस बेस के साथ रिएक्ट करे, अमाइन के साथ रिएक्ट ना करे। तो क्या उसके लिए इलाज क्या अपने पास? अमाइन का बाप पाइरिडीन, बस। तो ये जो मैं यहाँ पे टील कलर में मार्क कर रहा हूँ, इस कलर को टील बोलते हैं बहुत लोग, आपको तो पता होगा, वैसे नहीं पता था तो बता दूँ, इसको टील बोलते हैं कलर को। तो उसमें जो मैंने मार्क किया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। बाकी मैं स्टार मार्क तो वैसे करते रहता हूँ। ये सेम रिएक्शन एनहाइड्राइड से भी कर सकते हैं। हमने एनहाइड्राइड से और एक रिएक्शन देखा था एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में, जहां पर एक मोल में काम हो जाता है, 2 मोल की जगह 1 मोल। तो यहां पर अगर मुझे 2 एसाइल ग्रुप चाहिए और मैं एनहाइड्राइड ले लूं तो मेरे को यहाँ पे एक एसाइल और ये दूसरा एसाइल, तो एक ही मॉलिक्यूल से 2 मिल गए। बोलो यस और नो? तो फंडा ये है, हाँ फंडा ये है कि एसाइलेशन में आपको एमसीक्यू में क्या याद करके जाना है? एमसीक्यू में ये याद करके जाना है, इफ यूजिंग RC डबल बॉन्ड OCl और इफ यूजिंग एनहाइड्राइड। बात समझ रही? तो RC डबल बॉन्ड OCl यूज कर रहे हो तो प्राइमरी अमाइन को 2 मॉलिक्यूल चाहिए, सेकेंडरी वाले को 1 मोल चाहिए, टर्शरी वाले का रिएक्शन ही नहीं होगा। यहां पर प्राइमरी का 1 मोल में काम हो जाएगा, समझे? तो यहां पर प्राइमरी के लिए 1 मोल काफी हो जाएगा। सेकेंडरी तो इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा एनहाइड्राइड के साथ, क्योंकि वो दूसरे वाले को रखने के लिए उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। बात समझ में आई? वहां पे किधर?
हम्म हम्म हाँ, दिस दे हैव शोन ओनली स्टेप 1. दिस इज शोइंग ओनली स्टेप 1. ये ऐसा सेम रिपीट होगा तो ये हाइड्रोजन भी रिप्लेस होगा, ये हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा. ठीक है, वहां पर भी सेम ऐसा ही एक एसाइल ग्रुप लग जाएगा. सेम यहां पर जब जब एल्काइल ग्रुप लगा रहे थे एल्काइलेशन बोला, एसाइल ग्रुप लगा रहे थे एसाइलेशन बोलेंगे. तो बेंजोइल ग्रुप भी लगा सकते हैं, तो क्या बोलेंगे? बेंजोइलेशन. कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस हो गया? हुई बात तो वही. अमाइन लिया, बेंजोइल क्लोराइड लगाया, तो उसमें बेंजोइल ग्रुप लगा दिया हाइड्रोजन की जगह. सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. इसके बाद वाला जो 2-3 रिएक्शन वो बहुत ही ब्रिलियंट है. जैसे कि ये कार्बिलामाइन टेस्ट पे इस बार क्वेश्चन आया था नीट में, ये वाला. इसको हम लोग कार्बिलामाइन रिएक्शन एक्चुअली बोलते हैं कार्बिलामाइन टेस्ट. और इसका नोट कि इसको जज कैसे करने का, इसको हम लोग जज करते हैं फाउल, एक्सट्रीमली फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट से. क्यों? क्योंकि आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल जो है, ठीक है, ये फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट होते हैं. इसका क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड बनता है आपका, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन. 4 अमाइन दिए होंगे और आपको बोलेगा कि कौन सा वाला फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट बनाएगा या कौन सा वाला कार्बिलामाइन टेस्ट पॉजिटिव देगा. एक चीज जो लोगों को एनसीईआरटी में नहीं है तो भूल जाते हैं बच्चे, कि इसको भी हम लोग हॉफमैन्स कार्बिलामाइन टेस्ट बोलते हैं, है ना. हॉफमैन भाई का फेवरेट था ना अमाइन. तो हॉफमैन कार्बिलामाइन टेस्ट कहते हैं इसको. जो रिएक्शन है वो बड़ा इजी है, रिएक्शन में कुछ करने की जरूरत नहीं है. सिंपल याद रखना है कि प्राइमरी अमाइन ओनली प्राइमरी अमाइंस गिव दिस. सो दिस इज एन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइंस. बात समझो. तो अब आप बोलोगे सर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये, तो थोड़ा लॉजिक लगाते हैं. मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले कि जब मैं प्राइमरी अमाइन यानी कि RNH2, सेकेंडरी अमाइन यानी कि RNHR और टर्शियरी अमाइन यानी कि RNRR, ऐसे तीनों को डिफ्रेंशिएट करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं. जैसे कि नाइट्रस एसिड, हिंसबर्ग रिएजेंट, ये वो सब है. तो मैं बोलता हूँ अच्छा ये टेस्ट देगा और ये रिएक्ट नहीं करेगा. लॉजिक है. तो मेरे पास क्वेश्चन किस तरह का बनेगा, एक लॉजिकल बात करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का बनता है. तो वो बोलेगा कि भाई अ पर्टिकुलर अमाइन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड. क्या बनाता है वो नहीं बोला उसने. रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड, है ना, एंड प्रोड्यूसेस फाउल स्मेलिंग कंपाउंड ऑल्सो सेपरेटली, and produces foul smelling compound on reaction with chloroform. Reaction with chloroform. तो आप बोलोगे कि ठीक है, अब लॉजिक लगा लेते हैं कि अच्छा नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है मतलब टर्शियरी तो नहीं हो सकता, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी में से एक होगा सर. और फाउल स्मेलिंग दे रहा है मतलब प्राइमरी. बात खत्म, आंसर आ गया. इतना इजी है. कहने का मतलब यह है कि टर्शियरी वाला रिएक्ट नहीं करता तो जो बचा सबसेट वो तो प्राइमरी सेकेंडरी बचा. अब उन दोनों में से भी डिफरेंशिएट करना है तो कार्बिलामाइन टेस्ट बेस्ट है. आई होप ये समझ में आया. सही है. तो प्राइमरी अमाइन विद क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम गिव्स आइसोसाइनाइड. इतना याद रखना, बाकी बाय प्रोडक्ट फालतू है. आइसोसाइनाइड कैसे ढूंढना है, फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस से पता चल जाएगा. नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर का. मतलब अगर ऐसी नौबत आए कि पूरे चैप्टर में से एक ही चीज पढ़ के जानी है तो ये पढ़ के जाना. ये इतना इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर इतनी बार क्वेश्चन आया है बोर्ड्स में, सीईटी में, जेई में, नीट में, इतनी बार आया है कि गिनती भूल जाओगे. क्यों?
क्यों इंपॉर्टेंट है देखते हैं। रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद नाइट्रस एसिड। पहली बात तो नाइट्रस एसिड है ना, बना के रखते नहीं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है, इन सीटू प्रिपेयर होता है, इन सीटू, फ्रेशली भी नहीं, इन सीटू। इन सीटू मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन वो प्रिपेयर होता है। जैसे हम लोग, आपने नोटिस किया होगा, PbR3 PbR5 हम बनाते नहीं, हम लिखते थे रेड फॉस्फोरस विद Br2 एरो पे, मतलब वो उसी समय बनना चाहिए, उधर ही बनना चाहिए, उसको इन सीटू बोलते हैं, है ना। ये लैटिन वर्ड है इन सीटू, मतलब इन दैट गिवन सिचुएशन, वहां से ये वर्ड आता है, उस समय बनना चाहिए, है ना। एक्स सीटू मतलब बाहर से बना के लाया, इन सीटू मतलब उसमें बनाया, ठीक है। खैर, तो रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद नाइट्रस एसिड अगर हम देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट का काम करता है बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। और यहाँ पर एक, जैसा मैंने इंपॉर्टेंट इसको मार्क किया है, क्यों मार्क किया अभी समझेगा, कि यहाँ पर प्राइमरी अमाइन के साथ नाइट्रस एसिड इज HNO2 बाय द वे, ये पता होना चाहिए। मैं यहां पर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूं, छोटे शॉर्ट में, इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब मैं प्राइमरी अमाइन प्लस HNO2 करता हूं रिएक्शन, तो प्रोडक्ट बनता है स्टेप 1 में डाइअज़ोनियम सॉल्ट बनता है। ये बहुत फेमस नाम है ना, बहुत जगह सुना हुआ है। क्या बनता है? डाइअज़ोनियम सॉल्ट। और उससे फर्दर स्टेप 2 में बनता है अल्कोहल। क्या बनता है स्टेप 2 में? अल्कोहल बनता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी अमाइन से बहुत एक टिपिकल चीज बनती है एन, बहुत टिपिकल चीज है, ये भूलना नहीं है। बहुत, जैसा मैंने कहा कि इस चैप्टर का शायद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एन नाइट्रोसो कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? एन नाइट्रोसो कंपाउंड। और इस एन नाइट्रोसो कंपाउंड को हम कैसे पहचानेंगे? जैसे मैंने बोला था, आइसोसाइनाइड को पहचानने के लिए गंदी बास, यानी कि फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, गंदी बास वाला गाना नहीं याद करना, बोलो क्या सर पर ला गए, ज्यादा केमिस्ट्री पढ़ा पढ़ा के होता है। ओके, सो एन नाइट्रोसो कंपाउंड को हम ऐसे पहचानेंगे कि इट इज अ कलर चेंज करके लिखता हूं, इट इज अ, दिख ही नहीं रहा, इट इज अ येलो ऑयली लिक्विड। क्या है? येलो ऑयली लिक्विड। तो इसको भी आपके एमसीक्यू में एज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के हिसाब से पूछा जाता है बहुत बार, कि भाई फलाना अमाइन था, उसने नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके येलो ऑयली लिक्विड बनाया, पहचानो कौन सा है। तो जो बच्चे रिएक्शन याद करके गए वो रिएक्शन लिखते हैं, स्मार्ट लोग ये 3 याद करके जाएंगे। भाई उसने अल्कोहल बनाया तो वो प्राइमरी था, डायज़ोनियम सॉल्ट या अल्कोहल बनाया तो वो प्राइमरी था, उसने येलो ऑयली लिक्विड यानी कि एन नाइट्रोसो कंपाउंड बनाया तो वो सेकेंडरी था, और अगर उसने रिएक्शन नहीं दिखाया तो वो टर्शियरी था। सिंपल। अब आता है इसमें का बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट। हम बार बार ये बोल रहे हैं, मैं पिछले आधे घंटे से ये चीज बोल रहा हूं कि भाई टर्शियरी वाला रिएक्शन नहीं दिखाता, टर्शियरी वाला रिएक्शन नहीं दिखाता, ऐसा बोल रहा हूं बार बार। पर रियलिटी में नाइट्रस एसिड के साथ कुछ अजीब होता है, टर्शियरी वाला रिएक्शन दिखाता है। आप बोलोगे सर ये तो गलत हो गया, आप तो झूठ बोल दिए। ये रिएक्शन दिखाता है और ये बनाता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या बनाता है? अच्छा, सॉल्ट्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, तो ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता तो है, पर ये इतना ज्यादा सॉल्युबल है कि ये पानी में गायब हो जाता है।
तो जब हम डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट की बात करते हैं, अच्छा ये भी एक लॉजिक है जो बच्चों को ध्यान में नहीं आता बट आना चाहिए। जब हम डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट की बात करते हैं ना, वी हैव टू टॉक नॉट फ्रॉम अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, वी हैव टू टॉक फ्रॉम अ हाईली प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट मतलब प्रेसिपिटेट दिखे, कलर दिखे, एग्जैक्टली डिस्टिंग्विश, हाँ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट का अर्थ ये है कि किसी गधे को बताओ, कॉमर्स वाले को बताओ, आर्ट्स वाले को बताओ, किसी को भी बताओ, फिर भी उसको दिखना चाहिए, उसको बोलते हैं डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। तो उसमें केमिस्ट्री मत घुसाओ, उसमें लॉजिक देखो ना। फंडा क्या है कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना, ठीक है बन गया, केमिस्ट्री बोलती है रिएक्शन हुआ, पर नेकेड आई से टेस्ट ट्यूब पे देखने पे कुछ चेंज दिखा क्या? नहीं दिखा, तो इसलिए हम मान लेते कि रिएक्शन नहीं हुआ। बात समझ में आई? थोड़ा विचित्र है, थोड़ा वियर्ड है, नो डाउट, पर हाईली सॉल्युबल होने के कारण वी अज्यूम और वी कंसिडर इट एज अ क्योंकि हमें टेस्ट ट्यूब में कोई चेंज नहीं दिखा। हमने टोलेंस टेस्ट क्यों बोला अल्डिहाइड में? सर उधर सिल्वर मिरर बन रहा था। हमने फेलिंग्स क्यों बोला? सर ब्रिक रेड कलर आ रहा था। मतलब दिख रहा है ना, कुछ फर्क दिख रहा है। हमने लूकास में क्या बोला? सर टर्बिडिटी दिखती है। यहां पर कुछ दिख ही नहीं रहा, तो मैं कैसे मान लूं अंदर रिएक्शन हुआ? तो इसलिए आई विल कंसिडर इट एज नो रिएक्शन। सो अगर एमसीक्यू में ऐसा, हाँ कंसिडर्ड एज कि भाई रिएक्शन हुआ ही नहीं। अब ध्यान देना, एमसीक्यू में अगर 4 ऑप्शन में से एक ऐसा है कि हाँ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना, तो हाँ टर्शियरी अमाइन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट केमिस्ट्री के हिसाब से करेक्ट है। पर अगर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का ऑप्शन नहीं है, और ऐसा लिखा है वन ऑफ द ऑप्शंस इज नो रिएक्शन, तो आप उसको मार्क करेंगे। सिंपल। हाँ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इज मोर करेक्ट फ्रॉम अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, पर अगर वो ऑप्शंस में नहीं है तो नो रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? हाँ, अब ये जो मैंने यहां पर सिखाया, मैं आपको एनसीईआरटी में बताता हूं कैसे समझाया है। पहली बात मैंने क्या बोला? इन सीटू। मैंने कहा इन सीटू मतलब HNO2 कैसे बनेगा? HNO2 ऐसे बनेगा भाई, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, तो ये बनाएगा HNO2 प्लस NaCl, बरोबर है। तो यहां से बन गया मेरा नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो एरो पे मुझे नाइट्रस एसिड लिखा हुआ मिलेगा? कभी नहीं। एरो पे मुझे लिखा हुआ मिलेगा NaNO2 प्लस HCl। देखो पहली बात, ठीक है। तो यहां पर प्राइमरी अमाइन ने नाइट्रस एसिड तो ठीक है, बट वो नाइट्रस एसिड यहां पे बनाया है एरो पे इन सीटू। उसने बनाया डायअजोनियम सॉल्ट, फिर हाइड्रोलिसिस किया तो उसने बनाया अल्कोहल। क्लियर? ओके। सेकेंडरी एंड टर्शियरी रिएक्ट इन अ डिफरेंट मैनर, मतलब सोचो, सिर्फ ऐसा लिख के छोड़ दिया उन्होंने, सेकेंडरी एंड टर्शियरी रिएक्ट डिफरेंट मैनर, पर वो क्या डिफरेंट मैनर है वो यहां लिखा है। देखो सेकेंडरी से बनता है एन नाइट्रोसो येलो ऑयली लिक्विड, टर्शरी से बनता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हाईली सॉल्युबल, कंसिडर्ड एज नो रिएक्शन। क्लियर है? ओके गुड। अच्छा, एरोमेटिक अमाइंस, कौन सा एरोमेटिक? हमारे को एक ही, हम गरीब लोगों को एक ही एरोमेटिक अमाइन पता है यार, एनिलीन। बस घूम फिर के उसी के पीछे पड़े एरोमेटिक में। तो क्या करेगा ये? डायज़ोनियम सॉल्ट बनाएगा बेंजीन का। हाँ बनाया ना। फिर हाँ, और उसके बाद इन्होंने देखो यहाँ छोड़ दिया छोड़ दिया यहाँ पे। इसके आगे क्या बनेगा? हाँ, इसके बाद आगे बनेगा फिनॉल, जो फिनॉल में मेथड ऑफ प्रिपरेशन में है। हाँ करेक्ट, तो ये है। तो वहां पर अगर आप नोटिस करेंगे, सो नाउ टुडे एक छोटा सा काम करना है कि इसके बाद एनसीईआरटी खोलनी है। फिनॉल सी एमओपीज में डायअजोनियम सॉल्ट या डायअजोटाइजेशन नाम का जो रिएक्शन है, हमने किया था कॉफी इज बकवास एट सीसीडी का लास्ट वाला डी। तो मैंने कहा था कि वहां पे डायज़ोनियम सॉल्ट होगा, तो डायज़ोनियम सॉल्ट से अगले स्टेप में फिनॉल बनेगा भाई, बरोबर है। तो ये बन गया फिनॉल, सीधी बात है, एकदम आसान।
तो जिस तरह से नाइट्रस एसिड, मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस ये तीनों हर रिएजेंट के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्शन दिखाते हैं, और ये इसीलिए डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और एक रिएजेंट है, जैसे नाइट्रस एसिड था वैसे रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद अब हिंसबर्ग रिएजेंट। विद हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट, अच्छा इसको भी हम लोग हिंसबर्ग टेस्ट बोलेंगे। क्यों टेस्ट बोलेंगे? क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी का रिएक्शन अलग अलग है। क्या है देखो, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। सल्फोनिल क्लोराइड बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता है, बट आसान है यार, कुछ नहीं है। बेंजीन रिंग बनाओ। लगता है बड़ा बड़ा नाम सुन के कॉम्प्लेक्स लगता है, अब सबसे आसान चीज होती है वो। सल्फर क्लोराइड, C6H5SO2Cl, चेक, C6H5SO2Cl, इजी, मैंने बना दिया स्ट्रक्चर। SOCl2 होता तो थायोनिल होता। सल्फोनिल और थायोनिल में ये फर्क है ना? अच्छा, हिंसबर्ग रिएजेंट हो गया, ठीक है। रिएक्ट्स विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी, आप नोट करेंगे उन्होंने क्लियर बोल दिया पहले, भाई रिएक्ट्स विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी मतलब टर्शियरी का नो रिएक्शन। टर्शियरी बेचारा वो है जो आपके फैमिली का वो मेंबर है जो शादी में आपके साथ जाता है, लेकिन खाना उसको कोई नहीं पूछ रहा बेचारे को, कहीं उसको बुला ही नहीं रहे। अमाइंस के साथ पहुंच तो जाता है वो हर जगह कि मैं भी आऊंगा, बट उसके साथ कोई इंटरैक्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो लिफाफा नहीं लाया, हाइड्रोजन नहीं लाया ना वो तो उसको खाना नहीं पूछ रहे चलो देखो, तो प्राइमरी के साथ फंडा यार वही रहने वाला है, मतलब कुछ नया नहीं, कुछ लिटरली कुछ नया नहीं हो रहा है। ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन लाया तो HCl निकाल दो, जो बचा वो जोड़ दो यहाँ पे, देखो बस इतना आसान। घूम फिर के वही हो रहा है ना कि H+ जा रहा है किसका, प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइन में जो हाइड्रोजन है इनके पास देने के लिए। अच्छा नोट करना, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, अमाइन्स आर बेसिक इन नेचर। हाँ ये बहुत सही पॉइंट है कि अमाइन्स आर बेसिक इन नेचर। सर हर रिएक्शन में ये H+ क्यों निकाल रहे सही है। हाँ, अमाइन्स का जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, ये नोट करना स्टेटमेंट जो बोल रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं। अमाइन का रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एसिडिक है, अमाइन एज अ मॉलिक्यूल बेसिक है। कब बेसिक है? मैंने क्लियर किया ना, अमाइन को मैं बेसिक तब बोलूंगा जब वो अपना लोन पेयर दे रहा है। क्या यहां पे वो अपना लोन पेयर दे रहा है? नहीं, यहां पर अमाइन का जो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। हम लोग हाँ ये सही है, तो जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है भाई वो रिएक्ट करेगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं करेगा, खत्म हो गई बात। तो क्या यहां पर मैं ऐसा कह सकता हूं, मैं सेम लॉजिक अप्लाई कर सकता हूं एसाइलेशन वाला कि प्राइमरी में 2 मोल लग जाएंगे, क्योंकि ये भी हाँ, तो ये हाइड्रोजन हट के पूरा का पूरा ये आएगा, तो एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। सेकेंडरी अमाइन में एग्जांपल उन्होंने लिया पहले से ही 2 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, देखो तो सिर्फ एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये पूरा ग्रुप लगा दिया। देखो ध्यान से, वही हुआ ना, हाइड्रोजन हट गया और ये पूरा जो है C6H5SO2 ग्रुप लग गया। फंडा फिर से वही हुआ। अब बोलोगे सर अब तो ये समझ में आ गया हमारे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हो क्या रहा है यहाँ पे? वही है, HCl निकल रहा है भैया, ये देखो, ठीक है। इसमें डिस्टिंग्विशिंग ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा सवाल है कि सर इसमें जब रिएक्ट ही कर रहा है तो डिस्टिंग्विशिंग क्या हुआ भैया? तो डिस्टिंग्विशिंग ये है कि यहां जो प्रोडक्ट बना
ये एल्कली में सॉल्युबल है। प्राइमरी का जो प्रोडक्ट बना हुआ एल्कली में सॉल्युबल है, समझे? और जो सेकेंडरी का प्रोडक्ट बना वो एल्कली में इनसॉल्युबल है, समझे? हाँ, अब आप पूछोगे कैसे, तो थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। आप बोलोगे हाँ सर सही है, प्राइमरी अमाइन के पास स्टेप 1 के बाद फिर भी 1 हाइड्रोजन, 1 एसिडिक हाइड्रोजन इज रिमेनिंग, तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एसिडिक कैरेक्टर दिखा सकता है, तो ये एल्कली के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, तो ये एल्कली में सॉल्युबल है। बोलो हाँ कि ना? इजी। सेकेंडरी अमाइन के पास स्टेप 1 एक ही स्टेप हो गया, बात खत्म, तो एसिडिक 0 एसिडिक हाइड्रोजन बचे, तो ये पूरा मॉलिक्यूल एसिडिक तो है नहीं, ये अब वो खुद ही बेसिक है, और बेस कहां इंटरेक्ट करेंगे, तो ये इनसॉल्युबल होगा। समझ में आ गया? इजी, बस इतना ही तो लॉजिक लगाना था, क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। अब ये ना यहां पे इन लोगों ने हाइड्रोजन एटम अटैच टू नाइट्रोजन एटम ऐसा शब्द यूज किया, घूम फिर के क्या हुआ? एसिडिक हाइड्रोजन। चेक, वही हुआ। अच्छा, टर्शरी अमाइन तो वही है ना, टर्शरी अमाइन बोला भाई मेरे से भी कोई बात कर लो ना, पूछ ही नहीं रहे कुछ नहीं, इस बे डू नॉट रिएक्ट। अच्छा, नाइट्रस में तो उसको थोड़ा भाव मिला भी था कि भाई अच्छा चल चुपके से रिएक्शन कर ले, किसी को बताएंगे नहीं, ऐसा दिखाएंगे कि रिएक्शन हुआ नहीं बट कर ले, चल रिएक्शन कर ले। तो यहां तो वो भी नहीं, भाव ही नहीं मिला। सो दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। सही है ना? तो नाइट्रस एसिड वाले में तो ऐसा था कि हाँ भाई रिएक्शन हो गया, बट किसने देखा? हमने तो नहीं देखा, हुआ होगा। यहां तो भाई बोले भाव ही नहीं देना, तुमसे बात ही नहीं कर, भाग, इज्जत ही नहीं कर, छोड़ दो, ऐसा हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अमाइंस का हो सकता है? हाँ हो सकता है सर। EAS कौन से रिएक्शन? वही घूम फिर के शाना रिएक्शंस। फिर से हाँ, तो वो पीछा नहीं छोड़ने वाले, वो पीछा नहीं छोड़ने वाले। शाना रिएक्शंस सेम। अब मैं उसको आई होप रिपीट करने की जरूरत नहीं है, अब बहुत बार हो चुके, ठीक है, तो मैं पूरा नहीं रिपीट करूंगा। हाँ, मैं उसमें कुछ छोटे छोटे चीजें बता दूंगा आपको, जैसे कि एनिलीन, ये पैरा ऑर्थो डायरेक्टर, NH2 अमाइन पैरा ऑर्थो डायरेक्टर होगा कि मेटा डायरेक्टर होगा? मल्टीपल बॉन्ड तो है नहीं, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही होगा ना, सीधी बात है यार। क्यों ऑर्थो पैरा पे इतना इंपॉर्टेंस क्यों? क्योंकि ऑर्थो पैरा पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी उसको, ये नोट करने जैसी बात, फैक्चुअल है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पैरा ऑर्थो डायरेक्टर ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ट्रिक भी बता चुका हूं कि भाई पावरफुल एक्टिवेटिंग, क्योंकि लोन पैर लेके आया है और देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, एक्टिवेट करेगा, बोले आओ चलो। हाँ, पूरा ग्रुप है ये, पैरा ऑर्थो डायरेक्टर एक्टिवेटर भी है, वाह, है ना। सो ब्रोमिनेशन में जब एक्सेसिव ब्रोमीन होगा तो 3 जगह सिम, इसको अपन सिम बोलते हैं ना, इसको अपन बोलते हैं सिमेट्रिकल सिम ब्रोमीन, सिम ट्राइब्रोमो भी बोलते हैं कॉमन नेम में, वैसे 2,4,6 ट्राइब्रोमो भी बोल सकते हो। अकेला ब्रोमीन होता तो कहां था? लो टेम्परेचर पे ऑर्थो पे, हाई टेम्परेचर पे पैरा पे, सबको मालूम है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक छोटी सी, अगेन एक छोटा सा पॉइंट है नोट करने जैसा, देयर इज अ प्रॉब्लम दैट इज एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमाइंस। क्या? कि सब्स्टिट्यूशन टेंड्स टू अकर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो आप बोलोगे हाँ इसमें नया क्या, अभी तो बोला पैरा ऑर्थो डायरेक्टर है, बरोबर है, पर मोनो सब्स्टिट्यूट करना है, मोनो सब्स्टिट्यूशन यानी कि पैरा और ऑर्थो में से कोई एक करके कंट्रोल्ड रिएक्शन करना है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वहां पर क्या करना है, अमाइड बना के फिर अमाइन बनाना है। याद है फिनॉल में हमने किया था, पहले सोडियम फिनॉक्साइड बना लो,
स्टेबल वाला, फिर फिनॉल बनाओ, याद है? वैसा सेम लॉजिक यहाँ पे फंडा है कि अमाइन जो है पहले उसको अमाइड बना लो, क्योंकि अमाइड करने से उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कंट्रोल हो जाती है, तो अमाइड मेंटेन रहेगा। देखो, और अमाइड से अमाइन तो हमको बनाने आता है ना, किया हमने अमाइड से अमाइन रिडक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड, कुछ भी कर सकते हो। तो वो तो ठीक है, हमने वो तो किया हुआ है, पर इसमें फायदा क्या हुआ? इसमें ब्रोमीन हमने सिंगल सब्स्टिट्यूशन किया, पैरा ऑर्थो मिक्सचर नहीं आया हमारे पास। तो फंडा ये याद रखना है, बहुत सिंपल फंडा है कि जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव बनाना हो तो बीच में इंटरमीडिएट में अमाइड बना लो, बस, है ना? अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एमसीक्यू पॉइंट बन जाता है। एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NHCOCH3 ग्रुप इज लेस देन दैट ऑफ अमाइनो ग्रुप। देखो, NHCOCH3 में भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है, पर वो C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है, और C डबल बॉन्ड O मल्टीपल वाला है, तो वो खींचेगा ना। वो नाइट्रोजन बोलता है मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो, मैं लोन पेयर लाया हूं, तो पीछे से उसको C डबल बॉन्ड O ऐसा करता है, नहीं मत दे भाई, मत दे, रख ले। आई नो इट साउंड स्टूपिड, बट दैट इज इन रियलिटी व्हाट इज हैपनिंग, है ना? तो इसका इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। और यही अमाइन जब आता है, जब अमाइन आता है NH2 ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, तो 2 हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन बोलता है भाई मेरे लोन पर ले जा, 2 H2 लगे हुए हैं, क्या वो क्या ही बीच में बोल लेंगे। अच्छा, नाइट्रेशन में क्या हो रहा है? सेम फंडा, HNO3 H2SO4 नाइट्रेटिंग मिक्सचर, हाँ सर, लोअर टेम्परेचर है, ऑर्थो और पैरा दोनों बनेंगे। अब आप बोलोगे सर ये कहां से आ गया, ये तो मेटा हो गया यार, कुछ अजीब सा निकल के आया। तो यहां पे अगेन एक छोटा सा एक्सेप्शन है, देखो ध्यान से देखना क्या फंडा हो रहा है। डायरेक्ट नाइट्रेशन नाइट्रो डेरिवेटिव्स देगा ऑब्वियसली, इसमें एनिलीन बिकम्स एनिलीनियम। जब आप एनिलीन को नाइट्रेशन करने जाओगे तो ये HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, HNO3 तो H+ लेके आया, तो इवन बिफोर, अब देखो यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग प्यारी सी चीज हो रही है, मैं यहां पे डिटेल में बना के बताता हूं। ये था एनिलीन, यस, ये था एनिलीन, तो एनिलीन में नाइट्रोजन पे लोन पेयर था। आप चाहते थे कि इसका रिएक्शन हो किसके साथ? HNO3 के साथ। आपकी एक्सपेक्टेशन ये थी, ध्यान से देखो, मैं आपको बताता हूं पहले एक्सपेक्टेड क्या था। आपको लगा सर ऑर्थो पोजीशन पे ये है, HNO3 मतलब HONO2 है, तो आसानी से अभी तक हम लोग जो पढ़ते आए वही होने वाला है, तो यहां पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, हमारा काम हो जाएगा सर। आप इसमें एक चीज मिस कर गए, क्या? कि जब नाइट्रिक एसिड आया तो वो तो एसिड है, तो वो H+ लाया। नाइट्रो ग्रुप के आने से पहले ये भिकमंगा यहां पहुंच गया लोन पेयर लेने के लिए, समझे? तो ये बोलता है भाई लोन पेयर दे दो, तो ये नाइट्रोजन तो दानवीर करण अपना है ही पहले से, डोनर ग्रुप है ना, लुईस बेस है, तो बोला अच्छा ठीक है ले ले भाई, तू चल, तू भी क्या याद करेगा, ले ले। तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये एनिलीन की जगह बन गया एनिलीनियम, समझे? तो ये एनिलीन, जब ये एनिलीन था तो ये पोड़ा था, तो जब ये एनिलीनियम बना ना, इसको खुद को रियलाइज हुआ, अरे मैं तो मेटा बन गया यार। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये पैरा ऑर्थो डायरेक्टर था इधर, कभी जब तक ये NH2 था तब तक ये पैरा ऑर्थो डायरेक्टर था, पर जब ये एनिलीनियम बना तो ये मेटा डायरेक्टर बन गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉस, ये रहा। तो यहां पर अभी भी मेजर प्रोडक्ट पैरा ही है, पहला प्रेफरेंस उसका पैरा को था,
पर बीच में वो मेटा घुसा ना, तो यहां पर बना परसेंटेज, ध्यान से देखना, 51% पैरा, 47% मेटा बन गया। तो ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस निकल के आया। क्यों निकल के आया? बिकॉज ये हाइड्रोजन ने उसको एनिलीनियम में कन्वर्ट कर दिया। प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन मतलब हाइड्रोजन H+ किया ना, दिखाया यहां पे मैंने, देखो क्लियर। हमको ये प्रिवेंट करना है, हमको ये नहीं होने देना है, तो क्या करेंगे? तो आप बोलोगे सर सिंपल बात है, प्रोटोनेशन प्रिवेंट कर दो ना। कैसे करेंगे? बेस छोड़ो, अभी थोड़ी देर पहले किया ना, एनहाइड्राइड लगा दो, हाँ अमाइड बना दो, जैसे वहां फिनॉक्साइड बना रहे थे फिनॉल में, वैसे यहां पे बनाओ। अभी तो किया थोड़ी देर पहले कि प्रोटेक्ट करो NH2 ग्रुप को। कैसे? उसको एसिटाइलेशन कर दो, यानी कि उसको आप अमाइड में कन्वर्ट कर दो ना। ये तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मार्क की, याद है? क्या लाइन मार्क की? देखो, कहां मार्क किया हमने? हाँ, हमने मार्क किया ये लाइन, देखो, एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NHC डबल बॉन्ड और CH3 ग्रुप इज लेस देन दैट ऑफ अमाइनो ग्रुप। तो यदि हमको अगर कंट्रोल करना है रिएक्शन को, अपने मन से करना है, तो NH2 को पहले अमाइड इस ग्रुप में कन्वर्ट कर लो, जो रिएक्शन करना है करो, और फिर वापस अमाइड बना देना। बात समझ में आ गई? हाँ, फिर सिर्फ पैरा बनेगा, देखो अगेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड। सही है। सल्फोनेशन में सेम फंडा यार, बट सल्फोनेशन में अमाइड लाने की जरूरत ही नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड खुद ही अपना आ गया, बोलता है भाई मैं ही कर लूंगा, चल मैं इसको प्रोटेक्ट भी कर लूंगा, मैं इसको अमाइड भी बना दूंगा, खत्म, मेरा काम हो गया। सल्फोनेशन में क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड था ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड में अलग से वो अमाइड एनहाइड्राइड वगैरह लाने की जरूरत ही नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड खुद ही केपेबल है, बोलता है भाई मैं संभाल लूंगा, तू टेंशन मत ले। अब इंटरेस्टिंग बात है सल्फ्यूरिक एसिड में, और एक प्यारी सी बात है, ये अमाइन, ये एक्चुअली बायोमोलिक्यूल्स में आता है, प्रोटीन्स में, अमाइनो एसिड्स में पढ़ेंगे हम लोग। ये अमाइन बेस था, SO3H सल्फोनिक एसिड, ये एसिड था, तो आपस में रिएक्ट करना चाहते हैं ये दोनों ऑब्वियसली। तो ये बोलता है भाई मैं H+ दूंगा, H+ पहुंच जाएगा भूखा नंगा, फिर से इधर H+ बाज ही नहीं आ रहा, समझे? एक ही कंपाउंड में लगे हुए दोनों सामने सामने, फिर भी वहां घुस जा रहा है। क्यों? अब वो बनाएगा NH3+ और SO3-। ऐसे आयन को जहां पे विद इन द सेम मॉलिक्यूल एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ एसिडिक एंड बेसिक टर्मिनल्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप होते हैं, उसको हम कहते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन। इसको हम लोग अमाइनो एसिड्स में डिटेल में पढ़ेंगे वैसे बायोमोलिक्यूल्स में। तो इसको हम कहते हैं ज्विटर आयन। अमाइनो एसिड्स फॉर्म ज्विटर आयंस। अमाइनो एसिड्स में ज्विटर आयन होते हैं, ये याद रखना। ये अमाइनो एसिड नहीं है। अगेन बहुत सारे बच्चे ये गधापना करते हैं, सर ये जो प्रोडक्ट बना ये अमाइनो एसिड है क्या? नहीं, ये अमाइनो एसिड नहीं है भाई। अमाइनो एसिड्स में ज्विटर आयन बनते हैं, आगे पढ़ेंगे। अच्छा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बेंजोइक एसिड फ्रीडल क्राफ्ट नहीं दिखा रहा था, वैसे यहाँ पर एनिलीन भी फ्रीडल क्राफ्ट नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्ट बन जाएगा विद एल्यूमिनियम क्लोराइड। सेम प्रॉब्लम वहां भी थी ना, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बना देता है एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ में। सो ड्यू टू दिस डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर अमाइंस के रिएक्शंस खत्म होते हैं। एक अलग से छोटा सा सेक्शन दिया आपको एनसीईआरटी में जिसका नाम है डाईअजोनियम सॉल्ट्स।
अगेन पीपल थिंक कि ये बहुत बड़ा कुछ हाईफाई है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं एंड यू विल रियलाइज कि सर ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि डायज़ोनियम सॉल्ट होता क्या है। ओके